गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम गोलीय दर्पण और उसके कुछ परिभाषाओं को समझने वाले हैं। गोलीय दर्पण जब हम कह रहे हैं, इसका मतलब कि आपके और मेरे दिमाग में एक सीधी सीधी इमेज बन रही है कि एक ऐसा दर्पण होना चाहिए जो लगभग गोल जैसे हो, है ना। तो हाँ, एक ऐसा दर्पण जो लगभग गोल जैसा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। मतलब उसका जो शेप है वो शेप कैसे होती है? गोल होती है, तो इसीलिए उसका नाम हम क्या कर देते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अच्छा, गोलीय दर्पण कह रहे हैं, इसका मतलब सिंपल दर्पण भी होता है क्या? तो हाँ, एक सिंपल दर्पण होता है जिसको हम समतल दर्पण कहते हैं और उसको हम अपना फेस देखने के लिए यूज करते हैं। तो ये गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण कुछ इस प्रकार के शेप का होता है। देखो, ये गोलीय दर्पण बनाने के लिए हम दो शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया ऐसे, देखो ये भी एक गोलीय है, ये भी गोलीय है, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है। अब डिफरेंस होगा यदि मैं इसके अंदर वाले को छोड़ के बाहर वाले को ऐसे करके पॉलिश लगा दूं। ठीक, दर्पण में आपने देखे होंगे कि कभी हम फेस वाले जो मिरर आता है उस मिरर को पीछे साइड में हम थोड़ा रेड रेड कलर का कुछ लगा होता है, कुछ ऐसे ही कलर का। ठीक, तो वैसे ही पीछे में यदि पॉलिश कर दें तो ये अंदर वाला साइड चिकना हो गया। इसके यदि हम अंदर साइड पॉलिश कर दें तो इसमें क्या हो गया? बाहर वाला साइड चिकना हो गया। मतलब अब फेस देखना है तो इधर देखेंगे और इसमें फेस देखना है तो इस साइड देखेंगे। ठीक, अब ये इस साइड फेस नहीं दिखेगा और इसके इस साइड फेस नहीं दिखेगा। ओके, इन दोनों दर्पण में अंतर क्या हुआ समझ में आ गया? इसके चिकना हुआ जो भाग है वो बाहर की ओर है, उभरा हुआ है। इसका जो चिकना भाग है वो अंदर की ओर है, मतलब धंसा हुआ है। ठीक है, इसको पहले देख लेते हैं, इसका नाम क्या होगा? क्योंकि ये बाहर वाला साइड उभरा हुआ है तो उभरा हुआ को क्या हम ऊ कहते हैं? जैसे ऊपर उठने वाला को ऊतल कहते हैं। ऊतल मतलब कि ऐसा तल जो ऊपर उठा हुआ हो। उन्नति, उन्नति का मतलब क्या हो गया? हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना। उन्नयन मतलब कि ऊपर की ओर दिखने वाला। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से ऊ का मतलब होता है ऊपर की ओर, और चूंकि ये तल है, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है? तल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? उत्तल। ठीक, तो ये वाला जो दर्पण है हमारे पास हो गया उत्तल दर्पण। इस दर्पण का नाम क्या होगा? क्योंकि ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। ऊ का उल्टा क्या होता है? अ होता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना अवनयन, पढ़ते हैं ना उन्नयन का अवनयन, उन्नति का अवनति। ठीक उसी प्रकार ऊतल का उल्टा अवतल। तो ये हो गया हमारे पास अवतल। ठीक, अवतल। तो इसके अंदर वाला जो चिकना वाला हिस्सा है वो अंदर धंसा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? अवतल हो गया। अव का मतलब अंदर धंसा हुआ। इसका चिकना हिस्सा ऊपर की ओर उभरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? उत्तल हो गया, उत्तल हो गया। ठीक है, तो ऊ का मतलब ऊपर उठा हुआ। परिभाषा क्या कहेंगे अवतल दर्पण का? ऐसा दर्पण जिसका चिकना हिस्सा अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका चिकना हिस्सा ऊपर की ओर उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, वेरी गुड। इसकी कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। वक्रता, पहला परिभाषा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? देखो, वक्रता का मतलब होता है मुड़ा हुआ, ऐसे करके। अब वक्रता का मतलब ही है मुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ। अब ये चीज हमारा क्या है? मुड़ा हुआ है। ये भी चीज क्या है? मुड़ा हुआ है। अब केंद्र, अब मुड़े हुई चीज का केंद्र, तो इस मुड़े हुई चीज का केंद्र कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो ये जो हमारे पास दर्पण है, इस दर्पण को हम बना देते हैं कंप्लीट गोला या कंप्लीट सर्कल। ठीक, जो कि ये 2D में दिख रहा है तो कंप्लीट सर्कल हम बोल सकते हैं। यदि ये 3D में रहता तो कंप्लीट क्या हो जाता? गोला। ओके, तो ये जो हमारे पास दर्पण है, इस दर्पण को हमने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। अब कंप्लीट करने के बाद में इसका एक केंद्र बनेगा। हर गोले का, हर सर्कल का एक केंद्र होता है, तो इसी केंद्र को हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। इसके लिए क्या होगा? सेम इसके लिए देखो, मुड़ा किधर है? इधर की ओर मुड़ा है। देखो, इस वाले में इधर मुड़ा था, इसमें भी इधर मुड़ा है, तो इसको भी हम कैसे बना देंगे? कुछ इसका कंप्लीट डायग्राम ऐसे करके हम बना दिए।
ये। ठीक, अब चूंकि ये ऐसे करके मुड़ा हुआ है तो इसको हमने पूरा किया, तो पूरा करने के बाद में इसका भी तो एक सर्कल केंद्र होगा, तो इसके जो केंद्र होगा और इसके भी केंद्र है, तो इसके भी केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। कौन से दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। इसका केंद्र अवतल दर्पण के लिए ये। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र चिकना वाला भाग की तरफ होता है, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र किसकी तरफ होता है, खुरदुरा भाग जहां पे पॉलिश लगा है उधर की ओर रहता है। ठीक है, उत्तल दर्पण क्लियर, सॉरी वक्रता केंद्र क्लियर। ओके, इस वक्रता केंद्र के बाद में अब आता है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, तो ध्रुव किसे कहते हैं, तो इस दर्पण के जो बीचों बीच का हिस्सा है, देखो ये दर्पण हो गया, इसके दर्पण का जो बीचों बीच का हिस्सा है ये वाला, इस बीचों बीच के हिस्से को हम ध्रुव कहते हैं। इसमें भी इस दर्पण के बीचों बीच की जो हिस्सा है, इस बीचों बीच के हिस्सा को हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहते हैं। ठीक है इतना, चलो अब हमें दो चीज पता चल गया, वक्रता केंद्र पता चल गया और ध्रुव पता चल गया। ठीक, परिभाषा लिख लें आप। चलो मैं बोल रहा हूं, आप परिभाषा लिखिए। देखो परिभाषा बनाते कैसे हैं उसको सीखते हैं। ये हमारे पास दर्पण था, ठीक है, कौन सा दर्पण, गोली दर्पण। गोली दर्पण को हमने क्या किया, कंप्लीट गोला बनाया। क्या ये जो गोली दर्पण है ये गोला का एक छोटा सा काटा हुआ हिस्सा है ना। ये मान लो यदि ये गोला रहता तो ये जो गोली दर्पण है इसका एक काटा हुआ हिस्सा है ना। तो ये भी क्या है, एक गोला का काटा हुआ हिस्सा है। तो इसी को तो परिभाषा में बोलना है कि गोलीय दर्पण जिस गोले से काट कर निकाला गया हो, गोलीय दर्पण जिस गोले से काट के निकाला गया हो, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, इसके लिए भी सेम है। एक बार और या दूसरा प्रकार से, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा हो, क्योंकि ये उसी का तो हिस्सा था ना, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा हो उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, ओके। चलो अब हम ध्रुव की परिभाषा लिखते हैं। ध्रुव की परिभाषा क्या होगा, अच्छा ये जो वक्रता केंद्र है इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल सी से। ओके, इसको देखें ध्रुव को, तो दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव की एक क्वालिटी ये होती है कि ये दर्पण के बीचों बीच स्थित होता है। ठीक है, याद रखना कहां पे स्थित होता है, बीचों बीच स्थित होता है। ठीक है, ओके। अब हम इसके बाद में चलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष बहुत सिंपल है। कैसे पता है, ये क्या था हमारा उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र, ये क्या था हमारा अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक, ये अलग अलग है। ठीक, इसके लिए या इसके लिए दोनों में से हम एक के लिए आंसर लिखेंगे तो भी चल जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे पास हो गया अलग। इसके लिए अवतल दर्पण का हम मुख्य अक्ष को देखें तो वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, ठीक, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। सिंपल। ठीक, इसके लिए भी क्या होगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, ठीक, मुख्य अक्ष कहेंगे। वेरी गुड। याद रखिए यदि एग्जाम में उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष पूछ दे तो परिभाषा तो आप सेम लिखोगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। लेकिन चित्र ये वाला छापोगे। ठीक, सेम यदि अवतल दर्पण के लिए बोलता है तो अवतल दर्पण के लिए भी यदि परिभाषा है तो सेम रहेगा, लेकिन चित्र ये छापोगे।
सब में चित्र छापना जरूरी है। इसका आधा नंबर परिभाषा में होता है, आधा नंबर चित्र में होता है। देखो मुख्य अक्ष की आधा नंबर परिभाषा हो जाएगा और इसका जो चित्र होगा उसमें आधा नंबर रहेगा। ठीक, जैसे 2 नंबर है तो 2 नंबर, 1 नंबर परिभाषा में और 1 नंबर चित्र में। इसी प्रकार वक्रता केंद्र लिखते हैं तो वक्रता केंद्र को जो शुरू में मैंने गोला बनाया था ऐसे करके, वो वाला को आप लिखेंगे। ठीक, जितना हमने वहां पर गोला बनाकर कैसे सेंटर में किया था उसी को हम क्या करेंगे, बना देंगे। तो ये था हमारे पास वक्रता केंद्र। ओके, इतना क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं जो हमारा मुख्य फोकस होता है। ठीक, कौन सा टॉपिक, कौन सा, मुख्य फोकस। ठीक, तो मुख्य फोकस, चलो मुख्य फोकस को बनाने के लिए हम इसको एक बार मिटा देते हैं। ओके, इसको अच्छे से ध्यान से समझिए। ये ऐसे बनेगा। ये है हमारे पास कौन सा दर्पण, याद करो, अंदर साइड धसा हुआ अवतल, वेरी गुड। ये क्या बनेगा, सी, सी को वक्रता केंद्र। ठीक, ये क्या बनेगा, पी, पी को ध्रुव कहते हैं। दोनों को मिलाने वाली रेखा को कौन सा, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास मुख्य अक्ष। चलो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद उसमें समझेंगे। तो ये है हमारे पास मुख्य अक्ष, ये है दर्पण। दर्पण का नाम देना चाहे तो एम डेस या एन दे सकते हो। ये है सी, सी को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब यदि इस पर एक प्रकाश किरण आपतित हो, ऐसे देखो कैसे आपतित हुआ है, तो जैसे ये सीधा था वो भी तो ऐसे सीधा है। इसका मतलब कि ये जो मुख्य अक्ष है और ये जो आपतित किरण है, इसको क्या कहते हैं, आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक, किसको आपतित किरण, किसको परावर्तित किरण कहते हैं, मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, आप उसको एक बार जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, देखो आपतित किरण जो आती है उसको आपतित किरण, और यहां से टकराया परावर्तित होकर जो जाती है उस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। ठीक, तो अब देखो ये आपतित किरण कैसे आपतित हुआ है, तो मुख्य अक्ष के समांतर, सीधा सीधा दिखता है उसको समांतर कहते हैं ना, तो ऐसा, हाँ, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ। आने के बाद में दर्पण से टकराया, टकराने के बाद में देखो एक गया, तो जाने के लिए ये मुख्य अक्ष के इस वाले पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। ठीक, याद रखना ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले पॉइंट को क्या कर रहा है, वो क्रॉस कर रहा है। तो इसी पॉइंट को हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, इसी पॉइंट को मुख्य फोकस कहते हैं और इसको दर्शाते हैं कैपिटल एफ से। चलो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, कैसे आया था, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, देखो परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद गया, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मैंने बोला था ना ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दर्पण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, चलो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, यदि एक से ज्यादा आपतित किरण हो तो, यदि एक से ज्यादा आपतित किरण हो तो भी कोई बात नहीं, ये जो किरण है वो उसी मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी, ये नियम भी है। ठीक, तो जितने भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है वो उसी पॉइंट से होकर के गुजरती है। अब चूंकि सब किरण उसी से होकर के गुजर रही है तो एक जगह पर फोकस हो रहे हैं, सब तो फोकस हो रहे हैं, इसीलिए तो फोकस कहते हैं ना, तो इसका नाम क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। यदि नीचे वाला भी कोई, देखो यहाँ पर भी यदि कोई किरण ऐसे करके जाता ना समांतर, तो टकराने के बाद में ये इसी पॉइंट से होकर के ऐसे निकल जाता। ठीक है, तो ये था हमारे पास किसके लिए, कौन सा दर्पण,
अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस की परिभाषा एक बार और पढ़ लेते हैं। अवतल दर्पण के लिए परिभाषा क्या रहेगी? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है इतना? ओके। अब ये जो मुख्य फोकस है, इस मुख्य फोकस के बाद में हम इसके मुख्य फोकस को देख लें। कौन सा लेंस, सॉरी कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये हो गया हमारे पास उत्तल दर्पण। यहां पे वक्रता केंद्र, यहां पे P, ठीक, और इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। चलो इसमें भी हम मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को आपतित किए, ठीक, आपतित हो गया। अब ये परावर्तन होगा। अब देखो परावर्तन होगा कि अंदर तो जा नहीं सकता क्योंकि अंदर पॉलिश लगा हुआ है, तो ये बाहर निकल जाएगा, ये इधर। अब बाहर निकल गया, चलो एक और किरण हम लाते हैं, ये आ गया। अब ये भी, ये चला गया बाहर। अब देखो ये किरण बाहर गया, ये भी बाहर गया, कभी भी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, ये बाहर पूरा फैल जाएगा। तो जब भी उत्तल दर्पण वाला केस आता है और वो फैलता है प्रकाश, तो उसको अंदर की ओर ऐसे डॉट डॉट लकीर से हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो इसको भी, अच्छा ये इधर नहीं जाएगा, थोड़ा सा ये मुड़ जाएगा। कैसे पता चलेगा मुड़ जाएगा? तो ये ऐसे निकलता है जैसे यहां से सीधा, तो ये इधर ऐसे जाएगा, ठीक। चलो इसको हम इस कलर से ऐसे बना देते हैं, ये वाला परावर्तित किरण, ये वाला परावर्तित किरण। चलो देखते हैं, ये था हमारे पास दर्पण। दर्पण का ये P हो गया, ये मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आपतित हुई, परावर्तन के बाद इधर गया। ये भी किरण आपतित हुई, परावर्तन के बाद इधर गया, ठीक है। इसकी परिभाषा में हुआ क्या? देखो जब ये इधर जा रहा था तो ऐसे फीलिंग नहीं आ रहा है कि ये यहां से सीधा निकल करके ऊपर भाग गया। यदि ये नहीं रहता तो ऐसे फीलिंग नहीं आ रहा है कि यहां से ऐसे सीधा निकला है, ये वाला लकीर यहां से ऐसे करके सीधा निकला है। यदि यहां पर कोई और लकीर होता, ये वाला, तो ये भी ऐसे करके सीधा भाग जाता, तो सीधा भागता, तो ऐसे फील नहीं आ रहा है कि ये यहीं से ऐसे निकल रहा है और निकलने के बाद में सीधा भाग गया। हो रहा है ना, ये इधर से निकला, ये इधर से निकला, ऐसे फीलिंग हो रहा है। उसी फीलिंग को हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे। देखो ये मुख्य अक्ष था, ये है हमारे पास मुख्य अक्ष। ये कौन सा है? समांतर आपतित किरण, ठीक। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, इतना सेम है। इसमें क्या आता है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात तक सेम है। तो इसके लिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलते हुए प्रतीत हो, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलते हुए प्रतीत हो उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक। एक बार और, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, समांतर आपतित हो रहा था, परावर्तन हुआ, तो परावर्तन के पश्चात, ठीक, इधर चला गया। अब कैसे प्रतीत हो रहा है? ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि एफ से निकल रहा हो सीधा, ये ऐसे करके। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलते हुए प्रतीत हो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे, ठीक। ये था हमारे मुख्य फोकस की परिभाषा। अब इतना होने के बाद में सब खत्म और कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा मतलब क्या? वक्रता केंद्र बचा है ना? अरे सिंपल है, वक्रता केंद्र, सिंपल। कैसे सिंपल? ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये क्या है? ध्रुव। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहेंगे? सॉरी, वक्रता केंद्र नहीं, वक्रता त्रिज्या, ठीक, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव
के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, जैसे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके लिए भी सेम रहेगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहेंगे? तो सिंपल सी है, देखो किसके किसके बीच में, मुख्य फोकस और ध्रुव। ठीक, देखो फोकस दूरी कह रहे हैं तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या कह रहे हैं तो वक्रता और पी के बीच की दूरी। तो मुख्य फोकस फोकस दूरी क्या होगा? तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वेरी गुड, फोकस दूरी कहेंगे। इसके लिए वक्रता त्रिज्या के लिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसके लिए भी सेम नियम होता है, सेम परिभाषा। इस वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शाते हैं, इस फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है इतना? चलो, तो ये था हमारे पास गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। कल हम इस गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ सूत्र को पढ़ेंगे, जैसे दर्पण सूत्र है, उस दर्पण सूत्र को कल हम डिराइव करेंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ कमी हो तो उस कमी को जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे उस कमी को दूर करने के लिए। थैंक यू, आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।